नमस्कार, मैं बलराम किसान आज सभी किसानों के बीच में एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जिसको कहते हैं पानी प्रबंधन। हम किसानों को कर्ज में रोके रहने के लिए एक यह सबसे बड़ा विषय है कि हमने अगर पानी प्रबंधन को ठीक ढंग से किया है तो कर्ज मुक्ति से हमें कोई नहीं रोक सकता और हम कर्ज लेने वाले की बजाय कर्ज देने वाले बनेंगे अगर हमने पानी प्रबंधन को 100 समझा और 100 फॉलो किया। सभी एग्रीकल्चर के जो भी कार्य है उसमें अगर मेरा पानी प्रबंधन नहीं सही है, किताबी ज्ञान में बोलते हैं इसे जल प्रबंधन, अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट। क्या है ये वाटर मैनेजमेंट? सही से मैं अगर बतलाना चाहूं, किसी भी बायोमास बॉडी में या पूरे पृथ्वी की संरचना में जो भी स्थिर प्राणी हैं, दो ही तरह के प्राणी हैं, एक है चल और एक है अचल। जो एक जगह से दूसरी जगह पर चल फिर सकते हैं उन्हें कहते हैं चल, और एक वह प्राणी जो एक ही जगह पर स्थिर है लेकिन भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, अपना वेष्टा निकालते हैं, वह सारी प्रक्रियाएं करते हैं जो मनुष्य करता है या जो चलने फिरने वाले प्राणी करते हैं, वह सब स्थिर प्राणी भी करते हैं। उनको जो एक ही जगह पर है उन्हें स्थिर प्राणी बोलते हैं, चल और अचल। मैं बात कर रहा हूं स्थिर प्राणी की, जो एक जगह से दूसरी जगह पर चल फिर नहीं कर सकते। मैं बात करूंगा आज आपको थंब रूल की। किसान पाठशाला के बैनर से मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से सभी किसानों के लिए मैंने बेड़ा उठा रखा है। पूरे भारत को किसान, पूरे भारत के किसान जितने हैं ना, उनको कर्जे से बाहर लेकर के आना कोशिश कर रहा हूं। छोटी छोटी सी शुरुआत करी है। किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा करने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ छोटे छोटे कदम उठा रहा हूं, जिसमें एक मेरा संपूर्ण एग्रीकल्चर को समर्पित बाइट था 70-30 खेती। आप सभी ने अगर यह वीडियो नहीं देखा हो तो YouTube पर किसान पाठशाला के चैनल पर जाइए और 999 नंबर का यह वीडियो है 70-30 खेती। कोई सी भी फार्मिंग कर रहे हो आप, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी प्रांत में हो, किसी भी जगह पर हो, किसी भी जिले में हो, आप कोई सी भी खेती कर रहे हो, अगर आप 70-30 फार्मिंग को फॉलो तो बाद में कीजिएगा, पहले इसे देखते हो, समझते हो, कुछ इसमें 10% भी अच्छा हो और अपने जीवन में उतारते हो, अपने एग्रीकल्चर में उतारते हो, तो आपका 50% खर्च तो उसे वहीं से कम हो जाएगा। इसी सेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए किसान पाठशाला की कड़ी में पूरे भारत की एग्रीकल्चर को कहीं कहीं थोड़ा बहुत मैं कुछ टच कर रहा हूं। उसी टचअप में एक अहम भूमिका निभाता है पानी प्रबंधन, जल प्रबंधन। अभी यह जल प्रबंधन है क्या और हम किसान कैसे कर रहे हैं और करना कैसे चाहिए, इसी कड़ी में आगे हम बढ़ेंगे तो छोटे छोटे डॉट्स आएंगे। जल प्रबंधन है क्या और पानी की भूमिका है कितनी हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे पेड़ पौधों में, हमारी फार्मिंग के तरीके में पानी कितने % भूमिका निभाता है। हम उतने % उस पर ध्यान देंगे तो हमारी उत्पादन उतना % इंक्रीज होगा। अगर मैं कहूं स्थिर बॉडी जो प्लांट की है, XYZ कोई सा भी प्लांट, पेड़ पौधे कोई से भी, केला, गन्ना, पपीता, मिर्च, नींबू, टमाटर, आम, जाम, सीताफल, सोयाबीन, XYZ कोई से भी फार्मिंग आप कर लो, उस पौधे में पानी का प्रबंधन कितने % है? पानी का प्रबंधन है 70% प्लस, 70% के लगभग 70 से 72% पानी का प्रबंधन है। अभी यह जो 72% पानी का प्रबंधन है, इसे हम अगर सही से नहीं देख पा रहे हैं तो हमारी एग्रीकल्चर सही से नहीं बढ़ पा रही है। उसका रिजल्ट देख रहे हो आप, खर्च ज्यादा हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, हम फर्टिलिटी डालते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक करें, रासायनिक करें या रेसिड्यू फ्री करें, अगर पानी प्रबंधन पर ध्यान नहीं है तो हमारी कोई सी भी फार्मिंग की हुई अधूरी है और फार्म जो है वह गड़बड़ ही होगा, अति गड़बड़ होगा, कम होने से फिर गड़बड़ होगा। हम करें क्या और कैसे पानी प्रबंधन करें? पानी प्रबंधन के कुछ छोटे छोटे से डॉट्स हैं
नंबर 1 फ्लड इरिगेशन, नंबर 2 ड्रिप इरिगेशन, नंबर 3 स्प्रिंकलर, नंबर 4 रेन गन। ये 4 तरह के अलग अलग प्रोग्राम हैं जिससे हम पानी का प्रबंधन करते हैं। एक है कि हम खुला पानी दे रहे हैं, फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, जो नहर से पानी दे रहे हैं या फिर कुएं की मोटर का डायरेक्ट पानी हम खेत में दे रहे हैं। दूसरा आता है ड्रिप इरिगेशन। जिन क्षेत्रों में पानी की कमतरता है वहां पर ड्रिप किसानों ने एडॉप्ट कर ली है, अपना ली है, लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी की कमतरता नहीं है वहां पर अभी भी फ्लड इरिगेशन हो रहा है। तो यह 2 विषय महत्वपूर्ण है। तीसरा विषय है स्प्रिंकलर सिंचाई और चौथा विषय है रेनगन सिंचाई। रेनगन से 1 एकड़ आधा एकड़ का एक ही रेनगन होता है जो बारिश कराने जैसा पानी का छिड़काव करता है। स्प्रिंकलर मतलब छोटे छोटे क्लस्टर में 1 मीटर बाय 1 मीटर या 2 मीटर बाय 2 मीटर में पानी का सिंचन करता है, ऊपर से फव्वारे के जरिए पानी देता है। ये 4 तरह के प्रकार हैं। इसमें मैं पहला पकड़ता हूं आपके लिए फ्लड इरिगेशन। एक एक करके आता हूं मैं, फिर ड्रिप पे आऊंगा, फिर स्प्रिंकलर पे और फिर रेनगन पे। पूरे भारत में आज भी जितनी एग्रीकल्चर हो रही है उसमें 70% फ्लड इरिगेशन है, जिनके पास ड्रिप नहीं है। फ्लड इरिगेशन में हम सिंचित कैसा करते हैं, अभी तक जो मैंने समझा है, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर पानी ज्यादा है। जैसे मैं अगर पूरे भारत का जियोग्राफिकल जोन में अगर समझाने की कोशिश करूं तो वहां पर जो उत्तर भारत का पूरा मैं समझने की कोशिश करूं तो यूपी, बिहार और उत्तराखंड, यहां पर पानी की बहुत सारी व्यवस्था है। तो पूरा खुला पानी देते हैं और पूरे खेत में एक साथ देते हैं, और नहरों का भी अच्छा खासा यहां पर कार्यक्रम है। तो नाली से भी पानी नहीं देते हैं, पूरे खेत में पानी भरते हैं, पानी का भरण करते हैं। अगर मैं पश्चिम भारत की बात करूं तो यहां पर मैक्सिमम ड्रिप है, लेकिन गुजरात में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, आणंद है या और कहीं पर ड्रिप की कमतरता है, तो वहां पर नाली से पानी दिया जाता है। पूरा खेत नहीं भरते हैं लेकिन नाली से पानी दिया जाता है। अगर मैं मध्य भारत की बात करूं, मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में जहां पर चावल की ज्यादा खेती होती है वह भी पूरे खेत में पानी का भरण करते हैं। दक्षिण भारत की मैं बात करूं तो वहां पर भी पानी का भरण किया जाता है, नाली से पानी नहीं दिया जाता है। फ्लड इरिगेशन में पानी देने का तरीका भी इतना महत्वपूर्ण है कि आपके खेत में पानी कितना होना चाहिए पौधे की कक्षा के पास, ताकि वो भोजन पट 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 अपटेक करे। अभी पूर्व भारत की मैं अगर बात करूं तो यहां पर पहाड़ी एरिया ज्यादा है, वहां पर ढलान को काट काट करके पानी दिया जाता है। बागायत जो है वो ज्यादा है पहाड़ी एरिया में, मतलब पर्वत पर ही खेती होती है और वहां पर पानी का प्रबंधन होता है। तो पूरी पहाड़ पर नालियां बना करके धीमे 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 से नीचे उतारा जाता है, लेकिन वहां पर भी गड़बड़ी है कि पानी प्रबंधन होना कैसे चाहिए। अभी फ्लड इरिगेशन में मैं पूरे भारत को लेकर के चर्चा कर रहा हूं, ना कि मैं स्पेशल उत्तर भारत को या दक्षिण भारत को या पूर्व भारत को या मध्य भारत को टच कर रहा हूं। पानी होना कैसे चाहिए हमारे पौधे की कक्षा में, पहले तो वह हम समझेंगे कि पानी प्रबंधन होना कैसे चाहिए और स्वस्थ भूमि की पहचान और स्वस्थ पानी प्रबंधन की पहचान है क्या। थंब रूल, जो हमारी फार्मिंग का तरीका है उसमें 25% हवा, 25% पानी, 45% मिट्टी और 5% कार्बन, यह कॉम्बिनेशन अगर है तो हमारी स्वस्थ भूमि है और हम पौधे में जो भी फर्टिलिटी कर रहे हैं प्लांट फटफट फटफट अपटेक करेगा, कोई सा भी प्लांट हो। मैं वैसे मैक्सिमम गाइड करता हूं केला, पपीता, गन्ना और हार्टिकल्चर क्रॉप में आगे बढ़ने वाला हूं, लेकिन मैं सभी क्रॉप को बतलाना चाहता हूं कि आपके पास काटन है, मिर्च है, सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, तुअर है, उसमें पानी प्रबंधन होना कैसे चाहिए। 25% हवा, 25% पानी, 45% मिट्टी और 5% बायोमास कार्बन। तो यहां पर अगर हम देखने जाएंगे तो 25% हवा और 25% पानी, मतलब मेरे खेत में अगर 50 लीटर पानी है तो 50 लीटर हवा चाहिए। हेलो, क्लियर कट समझने की बात है। थंब रूल पर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने मेरे खेत में पानी दिया है
तो वहां पर क्या हवा भी उतनी मात्रा में है जितना मैंने पानी दिया है जड़ों की कक्षा में? अभी ये कहां की बात हो रही है? जहां मेरा प्लांट है, पौधे हैं, उसकी जड़ों की कक्षा में यह क्लाइमेट चाहिए मुझे। 50% पानी तो 50% हवा मेरे पौधे की जड़ों की कक्षा में। अगर ऐसा वातावरण है तो प्लांट को हमने जो फर्टिलिटी करी है, जो ऑर्गेनिक किया है या रासायनिक किया है या रेसिड्यू फ्री किया है, तो मेरा पौधा वहां से भोजन फटफट फटफट अपटेक करेगा। अगर यहां पर 100 पानी है, हवा 0 है, तो अपटेक नहीं होगा। अगर यहां पर 100 हवा है और पानी 0 है, तब पानी तो है ही नहीं, फिर अपटेक कैसे होगा? समझ रहे हैं? ये थंब रूल को हम अगर फॉलो करते हुए आगे बढ़े, अब मैं छोटी छोटी सी बातों को टच करना चाहूं। पहले तो मैं बतला दूं आप सभी किसानों को, किसान पाठशाला का जो भी सेशन आप देख रहे हो, उसका पहला ही नियम है, पेन कागज लेकर बैठे हैं क्या? मैंने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है फ्लड इरिगेशन का। पेन कागज लेकर नहीं बैठे हैं तो वीडियो को रोक दो, वहीं पर पोस्ट कर दो और पेन कागज लेकर के बैठो। और दूसरा, हेडफोन लगा करके सुनना है। 100 अंदर जाना चाहिए, दिल को टच होना चाहिए, जब भी हम सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन को समझ सकेंगे, सीख सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपने हेडफोन नहीं लगाया है तो तुरंत हेडफोन लगाओ, जैक पिन मोबाइल में लगाओ और हेडफोन लगा करके फिर पूरा स्पीच सुनो। नोटपैड लेकर के बैठो, जो जो मैं बातें बतला रहा हूं उसे नोटिस करो। अगर मेरी बातों में कहीं कमी पेशी है और आपके पास अच्छा कुछ विकल्प है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बतलाओ कि बलराम भाई इसमें और यह सुधार हो सकता है। मैं खुद सीखने समझने के लिए तैयार हूं। मैं संपूर्ण हूं ऐसा नहीं है, मेरे पास जितना है मैं पूरे भारत को और पूरे विश्व को बांटना चाह रहा हूं। कुछ अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे वो कमेंट्स में बताओ, भैया यहां पर अगर सुधार किया जा सके तो कीजिए। तो मैं बिल्कुल सक्षम हूं आप सभी का फीडबैक लेने के लिए, सुनने समझने के लिए। मैं आगे बढ़ता हूं कि पानी प्रबंधन, अगर मेरे पौधे की कक्षा में, थंब रूल पर ही मैं बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर किसी एक किसान को या एक मिट्टी को नहीं कह रहा हूं, मेरे पौधे की कक्षा की ही मैं बात करूंगा जहां पर मुझे भोजन अपटेक करना है। यहां पर मुझे चाहिए 50% पानी, 50% हवा, तो मेरा पौधा भोजन फटफट अपटेक करेगा, स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा, रोगों से मुक्त रहेगा और स्वस्थ ज्यादा मात्रा में फल फ्रूट देगा। तो यह कैसे संभव है? अभी मैं बात कर रहा हूं फ्लड इरिगेशन की, नाली से पानी देने वाला सिंचित। मैं अगर इसमें बात करूं कि बहुत सारे मित्र पूरे खेत को भरते हैं, उत्तर भारत की मैं बात करूं, बहुत सारे यूपी वाले किसान जुड़े हुए हैं, वह क्या करते हैं, यहां से नहर का मुहाना खोलते हैं, या फिर वहां पर तो 60 फीट 70 फीट 100 फीट पर पानी है, बहुत सारा पानी मोक का मोक आता है, तो यहां से पानी खोलते हैं, पूरे खेत में पानी हो जाता है, पूरे खेत में एक साथ पानी होता है। तो मेरा आप लोगों के साथ क्वेश्चन है एक, यहां पर हवा कहां है? जब मैंने पानी का मुंह खोला पूरे खेत में पानी हो गया, अब मेरे पौधे की जड़ों की कक्षा में हवा कहां पर है? समझने की आवश्यकता है। मैं जिस तरीके से खेती कर रहा हूं उन तरीकों में क्या मैं पानी प्रबंधन कर रहा हूं, जल प्रबंधन कर रहा हूं? तो मैंने जो पानी का तरीका अपनाया, मेरे खेत में जो मैंने पानी दिया, पानी का मुहाना खोला और पूरे खेत में पानी मैंने दौड़ा दिया, अभी उस पानी जाने से वहां पर हवा की कक्षा बची है क्या? पूरे खेत में जब पानी भरते हैं कुछ हवा बचती नहीं है। जैसे हम चावल में कीचड़ करते हैं, तो ऐसे ही पूरे उत्तर भारत में केला है या मिर्च है या टमाटर है या गन्ना है, जो भी बहुत सारा गन्ना लगा हुआ है यूपी में। वैसे ही मैं अगर बात करूं आणंद की, राजपीपला की, तो पूरा नाला भरकर पानी देते हैं। तो वहां पर हवा कहां है? आपको ढूंढना पड़ेगा। हवा अगर आपको पता चल रही है कि हवा है, हाँ, तो आपका फिर तरीका ठीक है। अगर वहां पर हवा नहीं है तो उस तरीके में बदलाव तुरंत कीजिए, आज के आज कीजिए। ये जो पानी इस पौधे की बॉडी में 72% है, यह 72% ही हमारा 72% उत्पादन है। मैं एक ही चीज को कभी कभी ना 3 4 5 बार बोल देता हूं, वो आप ही के लिए है। मैं इसलिए बोल देता हूं कि आपके अंदर जहन तक उतर जाए। आ रहा है ख्याल में? अभी यह 72% हमें उत्पादन को इंक्रीज करना है, तो कैसे होगा? उत्पादन देने की
हमने जो प्रोडक्शन लेना है, फार्मिंग का उत्पादन लेना है, वहां का थंब रूल है 72% पानी है। यार मेरी लिखाई पढ़ाई को कहां से सुधारूंगा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। 72% पानी है, 8% बायोमास बॉडी है, 8 से 10%, 10% बायोमास बॉडी है, और 8% हमारा एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, मोलिब्डेनम सब कुछ है। यह छोटे छोटे से कैलकुलेशन है। ये मैं कैलकुलेशन आपको फिर से करके दिखाता हूं। ये यहां पर मेरी थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। 72% पानी, 22% बायोमास कार्बन, और इन दोनों का मिश्रण क्या होता है, अभी यहां पर क्या बचता है हमारा, 6 से 8% एनपीके। 70 से 72% पानी, 22% बायोमास कार्बन। अभी जो 100% पौधे की बॉडी है उसमें बचा क्या, 6 से 8% जो बचा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, मोलिब्डेनम, सभी कुछ। ठीक है, मैं यह बतलाना चाह रहा हूं कि हमें खेती कौन सी करना चाहिए और किस तरीके की करना चाहिए, वह प्रश्न नहीं है। हमें जो खेती कर रहे हैं, पूरे विश्व को हर तरह का अनाज चाहिए। हम जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें हमें 100% सक्सेस होना है। एक दाना में डाल के आया हूं तो 10 या 100 मुझे चाहिए रिटर्न मेरे खेत से। हेलो, कब होंगे, जब मैं ये 100% को अचीवमेंट कर सकूंगा। तो मैंने क्या करना चाहिए, 70% पानी, 22% बायोमास कार्बन और 6 से 8% मेरी बॉडी, ये एनपीके, ये बायोमास कार्बन और यह पानी। अभी यहां पर कितना हो रहा है रेशो, 100 हो गया। यह 100 मुझे अचीवमेंट करना है, तो मुझे ऊपर से देखना पड़ेगा कि मैं पानी प्रबंधन कैसा कर रहा हूं, फिर मेरे पौधे के बायोमास बॉडी कैसे बना रहा हूं, फिर जरूरत लगी, मेरे पास पैसा है तो मैं एनपीके पर ध्यान देना चालू करूंगा। किसान क्या कर रहा है, फार्मर उल्टी दिशा से आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। सबसे पहले मुझे एनपीके चाहिए, सबसे महंगा खाद चाहिए। मेरा बजट पूरा और पूरा केवल फर्टिलाइजर पर लगेगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मेरे को 3 एकड़ खेती करना है, 33 हजार मैंने बांट दिया है, तो इस 1 लाख रुपए का 80% में डालता हूं एनपीके पर, खाद पर। हेलो, समझ में आ रहा है? मैं मतलब हम सब किसान। पहले मैं वह समझाना चाह रहा हूं जो आपको समझना चाहिए। बहुत सारे किसान ना कौतूहलवश मुझे कमेंट्स भी करते हैं, फोन पे भी बतलाते हैं, भैया पहले आप पूरी रामायण बोलते हो, फिर 1 सेकंड में रावण का वध कर देते हो। तो यही तो करना पड़ेगा, पूरी रामायण ही बतलाना पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा रावण का वध कैसे और क्यों और किस लिए किया। पानी प्रबंधन अति आवश्यक है। इसमें आपके फार्मिंग का 70 से 72% निचोड़ उत्पादन का डिपेंड करता है। इसे आपने अगर पकड़ लिया तो आपका जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 70% इंक्रीज होने के चांसेस है। अगर आपका पानी प्रबंधन गड़बड़ है और उसे 100 ठीक कर लिया तो 70% उत्पादन बढ़ जाएगा। हाँ, ये मैंने प्रयोग किया है, सैकड़ों किसानों के साथ हो रहा है। अगर मेरा पानी प्रबंधन आधा ठीक है तो 35% बढ़ जाएगा। मेरा पानी प्रबंधन अगर 60% ठीक है तो 20% बढ़ जाएगा। मैं अगर मेरे खेत में से 10,000 रुपए एकड़ कमा रहा हूं और मेरा पानी प्रबंधन गड़बड़ है, अभी यह 70% इंक्रीज हो सकता है, तो कितना होगा? कैलकुलेटर चलाओ, पेन कागज लेकर के बैठे हो, जोड़कर मुझे कमेंट्स में बतलाओ। थोड़ी थोड़ी चीजें, प्रश्न आप भी रखो आपके पास। मैं बात कर रहा हूं आपकी फसल को 100% स्वस्थ उत्पादन लेकर के आने की विधि पर, थंब रूल पर काम कर रहा हूं। मुझे 70% काम करना है पानी प्रबंधन पर। मेरी जो भी एग्रीकल्चर हो, केला, पपीता, नींबू, आम, जाम, सीताफल,
XYZ जो भी मैं फार्मिंग कर रहा हूं, मुझे 70% ध्यान देना है वाटर मैनेजमेंट पर, जल प्रबंधन पर। ठीक है, यह तो अभी मैंने समझाया कि आप इस पर अगर ध्यान देंगे तो कर्जा मुक्त होने से फट से लिफ्ट लगेगी और आपके जेब में पैसा आना चालू होगा। अभी किसान क्या कर रहा है पता है? जितना उसके पास बजट है उस बजट को खेत में डाल के आता है, खेत में डाल के आने के बाद उससे कामना केवल इतनी करता है कि मैंने 1 लाख रुपए का निवेश किया है तो मेरे पास 2 लाख रुपए आ जाए, बस। इससे ज्यादा किसान की कामना नहीं है। और वहां पर हो क्या रहा है, 1 लाख रुपए लगाने के बाद 75,000 आ रहे हैं, 80,000 आ रहे हैं, 1,20,000 आ रहे हैं, इतना ही हो रहा है। जब भी तो आप वोटिंग के समय फिर रास्ता देखते हो कि कौन कर्ज मुक्ति करे। मैं मेरे किसान को सबल बनाना चाहता हूं, सक्षम बनाना चाहता हूं। किसी की तरफ मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों ने भारत के किसान की तरफ मुंह देखना चाहिए कि यह वो आदमी है, न कर्जा मांगता है, न सब्सिडी मांगता है, स्वयं से खुद खड़ा होकर के अपनी एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल, सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत सस्टेनेबल कर रहा है और बिना कर्जे में गड़े खुद मर्सिडीज, मारुति, ओडी, BMW ऐसी चीजें हम सपने में देखना बंद करो, रियलिटी में लेकर के आओ। एग्रीकल्चर में इतना स्कोप है, मैं आज आपको बतला दूं, आपको अगर मालूम नहीं हो। बहुत सारे किसान मित्र के बच्चे जो बाहर गए नौकरी करने के लिए, अभी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे मुझे फोन कर रहे हैं कि भैया हमसे बहुत सी गलतियां हुई है, अब हम वापस एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं। बहुत सारे IT ऑफिसर जो फॉरेन पढ़ाई कर रहे थे, जो बाहर पढ़ाई करने गए या इंडिया में करी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है, और उन्हें वहां पता चला है कि खेत में 1 दाना डाल के आओ और 100 दाने लेकर के आओ। इतनी संभावनाएं हैं। इसका मतलब क्या होता है पता है? 100 रुपए लगाओ, 2 जीरो जोड़ लो, 100 रुपए लगाओ, 10,000 रुपए कमाओ। अभी 1,000 रुपए खेत में लगाए हैं तो 1 लाख रुपए कमाओ। 2 ही जीरो जोड़ना है, ज्यादा तो जोड़ना नहीं है। मैं बहुत सारे किसान ये मेरी बाइट्स देख करके बोलेंगे बलराम भाई लॉलीपॉप बहुत देता है। मैं लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूं। बड़े बड़े IT के इंजीनियर आ चुके हैं, ये 2 जीरो जोड़ने लग गए, वो 3 जीरो भी जोड़ते हैं। एग्रीकल्चर को उन्होंने पेन कागज पर लेकर के आए हैं और पहले फ्रेमवर्क बनाते हैं कि इतना मैं खर्च करूंगा, इतना निकलेगा, यहां बेचूंगा और इतना जीरो लग करके मेरे पास पैसा आएगा। मत लगाओ 2 जीरो, 1 जीरो लगा लो। चलो, अभी 1 रुपए डाल के आए हैं तो 10 ही दाने आते हैं क्या गेहूं में 1 दाने से? ठीक है, मैं मानता हूं 10 ही दाने आते हैं, तो इसका मतलब मैंने खेत में 100 रुपए डाला है तो 1,000 रुपए आएगा। 1,000 रुपए डाला है तो 10,000 आएगा। और मैंने खेत में अगर 10,000 डाला है तो 1 लाख तो आने को चाहिए ना मेरे पास। और अब मैं आप लोगों की बात करूं जो 1 एकड़ में केले में 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तो क्या वहां पर 10 लाख रुपए रिटर्न आ रहे हैं? एक ही जीरो लगाओ, आपकी भाषा में मैं बात कर रहा हूं, आ रहे हैं क्या? अगर नहीं आ रहे हैं तो तुरंत किसान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करो, यह आपके लिए फ्री एजुकेशन पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर एकमात्र चैनल है किसान पाठशाला, फार्मर स्कूल। बैठो, हेडफोन लगा करके सीखो, समझो, लर्निंग एटीट्यूड लेकर के आओ। आपके पास कुछ है तो मुझे देने की कोशिश करो। यह पूरा सेशन अगर आप देखते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं 1 के पीछे 1 जीरो लगाना आज से ही आप सीख जाओगे। 100 अंदर उतार लो, आज से ही आपके अंदर पूरा का पूरा 1 और 1 के पीछे 1 जीरो लगना चालू हो जाएगा। अगर आपने मेरे दिए हुए कथन को फॉलो करना चालू किया, प्रैक्टिकल करो, पूरे खेत में से 2 एकड़ में मैं बतला रहा हूं वैसा करो, बाकी 20 एकड़ में आपके हिसाब से करो। कुछ अच्छा हो तो मुझे फीडबैक दो कमेंट्स में, कुछ गलत हो तो मुझे फीडबैक दो कमेंट्स में। जीरो कैसे लगेगा? 70% पर मुझे काम करना है। मैं अभी तक जो उत्पादन ले रहा हूं, मैं अगर गन्ने की बात करूं उत्तर प्रदेश में तो 300 क्विंटल से 500 क्विंटल प्रति एकड़ तक मैक्सिमम एवरेज है वहां की इंडस्ट्री का। मैं अगर गुजरात की बात करूं, कुछ 2-3 मित्र राकेश भाई और ये मुझे फोन कर रहे थे कि वहां का एवरेज उत्पादन 300 प्लस
सोलापुर की मैं बात करूं तो कुछ किसान ऐसे हैं जो 1000 कुंटल ले रहे हैं 1 एकड़ में, लेकिन वहां का भी एवरेज 500 तक ही है। मैं बात करना चाहता हूं, मैं पूरी इंडस्ट्री का एवरेज की बात करना चाहता हूं, पूरी इंडस्ट्री में एवरेज की उत्पादन की बात करना चाहता हूं। तो ये कब संभव है? जब हम पानी प्रबंधन पर 100 ध्यान देना चालू करेंगे। 70% मेरी खेती डिपेंड करती है पानी प्रबंधन पर। मैं वापस आता हूं, आपके खेत में चलता हूं। यह आपका खेत है, इसको 2 भागों में बांटता हूं। एक आपने पूरे खेत में पानी भरण किया और एक आपने नालियां बना दी, नालियां बना करके वहां पर पानी दिया। दोनों परिस्थिति में आपने यहां पर पानी दिया नाली में और यहां पर पूरे खेत में पानी दिया। तो जहां भी पौधा लगा हुआ हो, नाली में किसान क्या करता है, सेंटर नाली में पौधा लगाता है। जैसे मैंने जलगांव में या बहुत सी जगह देखा है, नाली में गड्ढे में ऐसा नाली बना हुआ है, यहां पर पौधा लगाते हैं। अभी मैंने पानी का भरण किया है यहां पर, और यहां पर पूरे खेत में पानी का भरण किया है। तो जहां जहां भी पौधे हैं, जैसे ही मेरा फ्लड इरिगेशन का पानी गया, वहां पर कम से कम एटलीस्ट 5 से 7 दिन मिनिमम पानी को सूखने में समय लगेगा। हेलो, मैंने नाली से दिया हो या फ्लड से दिया हो। अभी नाली प्रबंधन में यह पूरी की पूरी जगह सूखी पड़ी है और यह पूरी की पूरी जगह गीली है। नाली प्रबंधन में जहां पौधा लगा है यह जगह गीली है और उसके बाद की जगह पूरी की पूरी सूखी है। यहां पानी दिया, पौधा बीच में लगा है, यह पूरा का पूरा गीला है। मतलब पौधे की कक्षा में 70% उत्पादन बढ़ेगा, बाकी फालतू के खेत में कोई उत्पादन बढ़ेगा नहीं। मैंने क्या बोला है, 50% हवा और 50% पानी, यह एग्रीकल्चर का थंब रूल है। पौधे जहां से भोजन उठा रहे हैं, मेरा पौधा जहां से भोजन उठा रहा है, यहां पर जड़ों की कक्षा में मेरा कंडीशन, वहां जड़ों की कक्षा में ऐसा होना चाहिए कि हवा भी रहे, पानी भी रहे। क्या फ्लड इरिगेशन में पूरे खेत में पानी भरण करने पर वहां पर हवा है? क्या नाली से हम पानी दे रहे हैं तो वहां पर हवा है? दोनों ही कंडीशन में नहीं है, दोनों ही कंडीशन में पानी गया है। अभी क्या होता है कि अगर मैंने 1 तारीख को पानी दिया है तो 5 से 7 दिन यह पानी स्लो होने में समय लगेगा। गर्मी है तो 5 दिन, थोड़ा गर्मी नहीं है, अक्टूबर नवंबर है तो 7 से 8 दिन, और अगर ठंडी है तो 15 दिन। यह पानी स्लो होने में समय लगेगा वहां पर हवा को जाने में। तो उतने दिन मेरे पौधे ने क्या करना चाहिए? जो उत्पादन देने वाला मेरा पौधा है, मेरा भाई, मेरा जील जिगर जान, वो क्या करेगा? केवल और केवल पानी पिएगा और ऊपर मुंह करके देखेगा और आपको गालियां देगा। ये सेट मेरा कितना खतरनाक है, केवल मुझे पानी पर जिंदा रख रहा है। ऐसा ही करने वाला है। खेत में जाओ, सुनो, उसकी भावनाओं को समझो। जिस दिन उसने ऐसा ऊपर मुंह करके आपको देखना और गुस्से से निहारना चालू किया है, उस दिन समझो उसको भूख लग रही है, उसको फंगस लग रही है, उसको रोग डिसीज आ रहा है, वह नीचे से भोजन उठा नहीं पा रहा है, तो उसकी स्किन गड़बड़ हो रही है, जल रही है, सिकुड़ रही है। जहां पर भी स्किन पेशी नहीं बनना बंद होती है, वहां पर सकिंग पेस्ट, रोग, फंगल, वायरल सब अटैक करना चालू करते हैं। हम दुकान पर दौड़ के जाते हैं, मुझे फंगीसाइड का स्प्रे दो, मुझे बोरान दो, मुझे फलाना दो, मुझे ढिमका दो। बीमारी यहां पर है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। बॉडी बहुत नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं, पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाओ, रोग प्रतिकारक क्षमता उसके अंदर लाओ। तो कैसे आएगी? वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करेगा, उसके पत्ते ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे धूप में, और ज्यादा से ज्यादा भोजन बनाएंगे, पचाएंगे, तो पूरी रोग रहित उसकी बॉडी रहेगी और रेजिस्टेंट पावर रहित उसकी बॉडी रहेगी। तो इस प्रक्रिया में जैसे हमने 1 तारीख को पानी दिया, कम से कम 5 दिन तक वहां पर कीचड़ कीचड़, उसके बाद अगले 5 दिन तक वह भोजन लेगा। 5 दिन भी नहीं लेगा, अगले 3 दिन भोजन लेगा, जब वहां पर वापसा कंडीशन बनेगी कि हवा और मॉइस्चर रहेगा। उसके बाद में फिर वो वापसा कंडीशन फिर सूखी मिट्टी में शामिल होगी। तो जब आपका पानी देने आएगा, फिर अगले 5 दिन पूरे पानी का भरण करते हो, तो 5, 5, 10 और 3, 13, 12 से 15 दिन के अंदर में पानी देते हो आप। गर्मी में 10-10 दिन में दोगे, बाकी समय में 15 दिन में दोगे पानी आप। तो शुरुआत के 5 दिन भोजन नहीं लेगा, फिर अगले 2 से 3 दिन पौधा भोजन उठाएगा पानी के साथ में, फिर वहां पर पानी कड़क होते जाएगा, क्रैकिंग आती जाएगी, तो बाद के 3 से 5 दिन फिर भोजन नहीं लेगा। जब अगला पानी आएगा तो फिर वह
कीचड़ बन जाएगा, फिर भोजन नहीं लेगा। अभी इस 13 दिन की प्रक्रिया में 3 दिन तक भोजन उठाया मेरे पौधे ने। जिस दिन आप पानी प्रबंधन सीख जाओगे ना, मैं बोलूंगा अपना पौधे ने, अभी मैं बोल रहा हूं मेरे पौधे ने। ठीक है, चलो आपकी सुनता हूं। हमारे पौधे ने वहां पर 3 दिन तक पानी के साथ में भोजन अपटेक किया, लेकिन जिस दिन पानी दिया 5 दिन गए, और जिस दिन पानी देना आना था उसके पहले के क्रैकिंग और दरारें आने वाले 5 दिन गए। अभी अगर मैं कहूं कि 13 दिन पूरा वो भोजन अपटेक करता रहे, तो आपकी फसल उत्पादन कितना देगी, ये मुझे बताओ आप समझकर कमेंट्स बॉक्स में। मेरी फसल जितनी उम्र की है, पूरी उस उम्र में वह हर रोज पानी पी रहा है, भोजन उठा रहा है, फोटोसिंथेसिस से, श्वसन क्रिया से उसे पचा रहा है, और मांस मज्जा उसकी बढ़ाते जा रहा है, तो वह कितना उत्पादन देगा। और उसके बनिस्पत अगर मैं यहां कहूं 13 दिन में से 3 दिन, मतलब कि 100 दिन में से, हेलो, 100 दिन में से बताओ 30%, 35%, 35 दिन, 65 दिन उसने भोजन लिया ही नहीं, 35 दिन भोजन लिया, तो आपका जो उत्पादन आया है यह इस 35 दिन 35% भोजन लेने से, जो 3 दिन का इसने पानी और भोजन लिया उससे उत्पादन आया है। आपने कितना ही फर्टिलिटी किया है, कितना ही अच्छा बीज डाला है, कितना महंगा खाद डाला है, लेकिन वाटर मैनेजमेंट में आपने अगर इस तरह से मेंटेन किया कि जड़ों की कक्षा में 5 दिन कीचड़, 5 दिन सूखा, बीच के 3 दिन वापसा कंडीशन, तो 3 दिन ही तो भोजन उठाया उसने इस 13 दिन में। तो ये 10 दिन का भोजन नहीं उठाया, मतलब 65% उसने दिन अवॉइड किए, भोजन नहीं उठाया। और अगर आपके खेत में गन्ना लगा है और वो गन्ना 300 का एवरेज दे रहा है प्रति एकड़ पे, 300 क्विंटल उदाहरण दे रहा हूं, और वह मात्र 3 दिन भोजन उठा रहा है और 10 दिन वेस्टेज जा रहा है, इसकी बजाय हम क्या प्राणी प्रबंधन को ध्यान देकर के 13 दिन मेरा पौधा भोजन उठाने लायक हो जाए, तो यह 300 क्विंटल, 600 और 900, समझ में आ रहा है कितना इंक्रीज होगा? पौधा पर डे भोजन उठाएगा तो कितना इंक्रीज होगा? एटलीस्ट 60 से 70% इंक्रीज होगा आपका उत्पादन। हेलो, बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, बहुत सही बोल रहा हूं। इसी को समझने की आवश्यकता है हम किसानों को, कि हम कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, कैसा वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर गड़बड़ी दिखी अभी, इस गड़बड़ी को ठीक कैसे करें? बहुत बड़ी गड़बड़ी है पानी प्रबंधन की, फ्लड इरिगेशन से या नाली प्रबंधन से, तो इसे ठीक कैसे किया जाए, ये मैंने बतलाई आपको गड़बड़ी। इस गड़बड़ी को ठीक करने का विकल्प, हमें पानी कभी भी देना है फ्लड इरिगेशन से, या कोई से भी फसल हम प्लान कर रहे हैं उसका थंब रूल पर मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से दें, केला, पपीता या कोई सी भी XYZ फसल कोई सी भी हो। तो पानी प्रबंधन का एक विधि में बतला रहा हूं। जैसे ये मेरा खेत है, इस खेत में मुझे पानी देना है, ठीक है, पानी प्रबंधन कैसे करना है? यहां पर पाली, फिर नाली, फिर पाली, फिर नाली, फिर पाली, फिर नाली, फिर पाली, फिर नाली। अभी यह पाली कंटिन्यू है आपकी, पाली छोटी रहेगी, नाली चौड़ी रहेगी। हेलो, इस बात को ध्यान रखना है, बहुत सारे मित्र उल्टा समझ लेते हैं, और यह मैं बतला रहा हूं फ्लड इरिगेशन वालों के लिए, जो नाली से या बहता पानी देते हैं उसके लिए बोल रहा हूं। अभी ड्रिप वाला आगे मैं लेकर के आ रहा हूं 2-4 मिनट के बाद में। यह आपकी पाली है खेत में, जो मैंने यहां पानी दिया तो उस पानी को उधर नहीं जाने देगी, इधर नहीं आने देगी, छोटी सी पाली है, ठीक है। अभी मैंने मिर्च लगाया, टमाटर लगाया, केला लगाया या गन्ना भी है, तो पहले गन्ना यहां पर रहेगा, फिर ये पाली बन जाएगा। तो यहां पर मेरे पौधे हैं, हेलो, यहां पर मेरे पौधे हैं, कपास है या मिर्च है या टमाटर है, ठीक है। तो मैंने यह 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर मेरे को पानी देना है, तो पूरी इस फ्लड में पानी दूंगा।
अगर ये लाइन से लाइन 5 फीट है, उदाहरण समझना, इस नक्के से इस नक्के 5 फीट है, यह भी 5 है, यह भी 5 है, 5-5 फीट पर मैंने केला लगाया है, या 5-5 पे गन्ना है, या 5-5 पे पपीता है, या 5-5 पे काटन है, कपास है, तो क्या होगा, यहां से यहां 5 है, अभी मेरी पाली यहां बनी है 8 इंच के लगभग, और यहां बनी है 8 इंच के लगभग, तो 8 दूनी 16, लगभग 1.5 फीट गया, 5 में से 1.5 फीट गया, तो बचा 3.5 फीट। तो यह जो नाली है यह 3.5 फीट की है। हेलो, 1 फीट इधर, 1 फीट इधर, ये जो नाली है ये 3.5 की है। फिर यहां से 1 फीट इधर और 1.25 फीट इधर, तो यह नाली 3.5 फीट की है। ये और ये मिलकर के 0.75 और 0.75, ये दोनों 1.5 फीट हो गए। इस तरीके से ये पूरा मैंने 5-5 फीट के ब्लॉक को डिवाइड किया। अभी मैंने 1 नंबर नाली में पानी दिया है, तो 2 नंबर को खाली रखूंगा मैं, 3 नंबर नाली में पानी दूंगा तो 4 नंबर को खाली रखूंगा। सिंपल सा सूत्र है। अभी यहां पर किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा होना चालू हो गया। आप पूरे खेत में एक साथ पानी भर रहे हो, उसको आज की तारीख से बंद करो। हेलो, समझ में आ रहा है? पूरे खेत में पानी दे रहे हो, उसे आज की तारीख से बंद करो। 1 नंबर में पानी दिया, दूसरे को बंद किया, नहीं देना है, तीसरे में पानी दिया, चौथे को बंद रखना है। अभी मेरा पौधा है यहां पर, इसकी रूट्स ये डिजाइन हो चुकी है, ठीक है। मैंने यहां पर पानी दिया है, फ्लड इरिगेशन, फ्लड से पानी दूंगा तो ज्यादा पानी जाएगा, गहरा पानी जाएगा और लंबे समय के लिए पानी रहेगा। मैंने 1 तारीख को पानी दिया है, तो अगले 5 दिन तक यहां पर कीचड़ 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 रहेगा। लेकिन मेरा पौधा यहां से मॉइस्चर ले रहा है, यहां से हवा ले रहा है। हेलो, 50% पानी, 50% हवा। समझ में आ रहा है थंब रूल? जब भी मेरे खेत में पानी जाए तो उसकी जड़ों की कक्षा में हवा रहनी चाहिए। 50% एक साइड से पानी ले रहा है, 50% एक साइड से हवा ले रहा है। अभी मैं अगर 15-15 दिन में पानी दे रहा था, उदाहरण बतला रहा हूं, 15-15 दिन में पानी दे रहा था, तो शुरुआत के 5 दिन यहां पर तो कीचड़ कीचड़ रहेगा, अगले 2 से 3 दिन मॉइस्चर वाला रहेगा। जैसे ही मॉइस्चर वाला हो, और फिर अगले 8 दिन हो गए, अगले 9वें से 11वें दिन यहां पर सूखापन चालू होगा, थोड़ी हल्की क्रैकिंग आना चालू होगी, आपको लगेगा पानी की आवश्यकता है। अभी यहां पर मॉइस्चर है, 5 दिन कीचड़ रहा, अगले 3 दिन वापसा कंडीशन रही, उसके बाद में जैसे ही ऐसा लगे कि यहां पर कमतरता हो रही है, तो फिर मैं 2 नंबर में पानी दूंगा, 4 नंबर में पानी दूंगा, 3 नंबर और 1 नंबर नाली में पानी नहीं दूंगा। जैसे ही यहां पर 1 नंबर में क्रैकिंग चालू हुआ, 3 नंबर में क्रैकिंग चालू हुआ, तो मैंने 2 नंबर और 4 नंबर में पानी दिया। ये पहले से क्रैकिंग था, यहां पर पानी गया, यहां पर पानी गया, तो यहां से मेरा पौधा हवा ले रहा है और यहां से पानी पी रहा है। हेलो, ठीक है। फिर हो गया 50% हवा, 50% पानी। समझ में आया? ओड इवन, जो दिल्ली में गाड़ियां चालू करी ना, ओड इवन, 1 नंबर वाली गाड़ी इस दिन चलेगी, 2 नंबर वाली गाड़ी इस दिन चलेगी, वैसे ही 1 नंबर नाली में एक बार पानी देना है, फिर 3 नंबर में देना है, फिर 7 नंबर में, फिर 9 नंबर में, 11 नंबर में, इसे एक साथ देना है। अभी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर नाली को अगली शिफ्ट में। तो आपके पूरे खेत में जो पानी प्रबंधन था, यहां पर मैंने आपके पानी को कर दिया 50%। हेलो, जितने पानी से आप 20 एकड़ में सिंचित हो रहे थे, उतने पानी से आप 40 एकड़, 30 एकड़ प्लस सिंचित कर सकते हो। समझ में आ रहा है? पानी आपका आधा हो गया है पूरे खेत में देने का। अगर आपके खेत में 100 नालियां है, 100 नालियां हैं, तो आपको एक को छोड़कर एक में 50 ही नाली में पानी देना है, 50 को छोड़ना है। समझ रहे हैं? 50 नाली में पानी देना, तो आपका पानी की बचत, आपके लेबर की बचत, और हमारे पौधे को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करने में मदद। पानी बचत, लेबर बचत, पैसे की बचत, और पौधे को भोजन, हवा एक साथ एक जगह पर मिल रहा है, तो उत्पादन में बढ़त।
सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है 50-50। हवा और पानी मेरी जड़ों की कक्षा में 50-50 होना चाहिए, तो कैसे रखेंगे? इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर समझाना। मेरे हिसाब से मैं 2006 से फार्मिंग में एंट्री किया हूं, किसान पाठशाला को रन कर रहा हूं और पूरे भारत में घुमा हूं, और मैंने यह समझा है कि फ्लड इरिगेशन में बहुत सारी चूकें होती है, तो वहां पर पानी प्रबंधन कैसा होना चाहिए। अभी नाली बना करके जो पानी दे रहे हैं इस तरीके से, जैसे काटन लगाते हैं तो हम ऐसा, पानी कम होता है तो यहां से पानी देते हैं, तो हमें काटन यहां पर लगाना चाहिए, या कोई सा भी पौधा, क्योंकि यहां आपने पानी दिया है तो यहां कीचड़ है। केला, पपीता, मिर्च, टमाटर, आम, जाम, नींबू नीचे कीचड़ में नहीं लगाना है, पानी प्रबंधन में ऊपर कॉर्नर पे लगाना है। और थोड़ा सा जैसे ही पौधा होता है तो इसको हमें इसको बंद करना है। ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये अभी कैसा है, ऐसा है, इसको बदलना है। इसको कैसा करना है, क्योंकि पौधा यहां पर है ना, समझ में आ रहा है। तो आपकी हल्की सी मिट्टी लग गई, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, केवल ये इतना कि यहां पर जब मैं पानी दूं तो इधर की लाइन में ना आए, और यहां पानी दूं तो उधर की लाइन में ना जाए। डिवाइड कर दिया हमने। अभी इसके आगे एक कदम और मैं बढ़ूंगा, यह पानी देने का तरीका कि ऑड इवन तरीके से पानी देना है, और इसको पानी को मेंटेन कैसे करना है, वहां पर भी बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जैसे हम यह पाली, ये नाली और यह पाली, हमारा पौधा यहां पर लगा है, ठीक है। इसका रूट का डिजाइन, क्योंकि इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, मैं एक बार पानी इधर दे रहा हूं, एक बार पानी इधर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा ही रूट जाएगा। तो यहां पर मुझे कचरे की मल्चिंग करना है, काष्ठ आच्छादन। हेलो, यहां पर मुझे कचरे की मल्चिंग करना है, यहां पर मुझे कचरे की मल्चिंग करना है। मैं नाली वालों से बात कर रहा हूं अभी, जो फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं उनसे। अभी इस कचरे की मल्चिंग से होगा क्या? कचरा मतलब, बहुत सारे मित्र पूछते हैं भैया कचरा क्या, मेरे वीडियोस को ध्यान से देखो। कचरा मतलब किसी भी पेड़ पौधे का सूखा हुआ मृत अवशेष, बायोमास बॉडी, काष्ठ आच्छादन। इसमें केवल ऐसा कचरा लेना है जिसके अंदर बाहर हवा हो सके, फुडरा हुआ ढीला कचरा। इसमें कोई सा भी ऐसा कचरा नहीं लेना है जो चिपक जाए, जैसे गेहूं का भूसा। हेलो, गेहूं क्रशिंग करके जो गाय भैंस खाती है उसका भूसा चिपक जाता है, वो नहीं लेना है, वरना आपका उत्पादन घटेगा, जड़ों के पास हवा नहीं जाएगी, एयर टाइट हो जाएगा, गड़बड़ी होगी। वहीं चावल का भूसा एकदम ढीला आता है, सोयाबीन का भूसा एकदम ढीला आता है, मक्का की कड़वी डायरेक्ट डाल सकते हो, मक्का का भूसा, खरपतवार नियंत्रण, जो हम खेतों से खरपतवार काट रहे हैं उसको वहीं पर बिछा सकते हो। तो यहां पर मेरा पानी रहेगा, यहां पर पानी रहेगा, और यहां पर रहेगा कचरा। हेलो, इससे क्या होगा कि मैंने पहले 1 नंबर में पानी दिया, 2 नंबर मेरा सूखा है, 3 नंबर में पानी दिया। अभी जब पानी वापस मेरी फसल मांग रही है तो फिर मैंने 2 नंबर में पानी दिया, 1 नंबर को नहीं दिया, 3 नंबर को नहीं दिया। तो एक बार इधर से भोजन उठाएगा, एक बार इधर से भोजन उठाएगा। लेकिन कभी भी फ्लड इरिगेशन से पानी जाएगा तो कचरा होने की वजह से क्या होगा, कचरे की मल्चिंग होने से मेरे पौधे की जड़ों के पास वापसा कंडीशन जीवन भर बनी रहेगी। वापसा कंडीशन ही चाहिए मेरे जड़ों की कक्षा में। यहां पर मित्र बैक्टीरियल कॉलोनी जीवन भर बनी रहेगी, ये कचरे की मल्चिंग से। प्लास्टिक की मल्चिंग की बात नहीं कर रहा हूं, खेत के अंदर लाना मत, घातक है, उसको घर गांव से बाहर रखो। प्लास्टिक मल्चिंग की कोई आवश्यकता नहीं। कचरे की मल्चिंग, किसी भी पेड़ पौधे का सूखा हुआ अवशेष, उसके नीचे धूप डायरेक्ट जड़ों की कक्षा में जाएगी नहीं, छांव रहेगा, तो जड़े रात हो या दिन हो पौधा भोजन उठाता रहेगा, पौधा भोजन उठाता रहेगा। और वहां पर कचरे की मल्चिंग है तो पीएसबी, केएसबी, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और देसी केचवे, फलाने ढिमके सब वहां रहेंगे, तो वहां की मिट्टी रहेगी जीवंत। हेलो, मिट्टी का फुल फॉर्म है सॉइल, SOIL, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा, ये मिट्टी को कहा जाता है।
तो हम अगर सामान्य तरीके से पूरे खेत में फ्लड कर रहे हैं और कचरे को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, तो वहां पर जीवंत कहां है? केवल कीचड़ में फंगस वाले बैक्टीरिया हैं, जो आप लोग अभी तक पूरे खेत में पानी का भरण कर रहे हैं पूरा फ्लड से, और खरपतवार को निकालकर खेत के बाहर कर रहे हैं, फिर भी खरपतवार आते ही रहते हैं, वो आप जीवन जात उसे मार नहीं सकते। तो वहां पर क्या बच रहा है? केवल सूखा हुआ मृत पानी, जिसमें फंगल वायरल वाले अनेक अनेक बैक्टीरिया पनप रहे हैं। ठीक है, आप वाली पद्धति में मैं जो बतला रहा हूं, यहां कचरे की मल्चिंग OD1 में पानी दे रहे हो तो कभी भी यहां शत्रु बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप नहीं होगी, और कचरे के नीचे तमाम तरह के कीट पतंग, मित्र बैक्टीरिया, देसी केचुआ सब कुछ रहेगा। तो यह एक व्यवस्थित चक्र बनेगा, जीव जीवस्य जीवनम का, एक दूसरे को खाने वाले कीट पतंग बैक्टीरिया सब रहेंगे, मतलब मित्र भी रहेंगे, शत्रु भी रहेंगे, और हमारी जड़ों की कक्षा में गर्माहट रहेगी। और यह 100 ठंडे प्रदेशों में अगर ऐसी फार्मिंग करी तो 200 गुना इंप्रूवमेंट आता है। 200 गुना इंप्रूवमेंट आता है। आपका 2 किलो पक रहा है तो 20 किलो पकेगा, जीरो लगेगा। एक मैंने वीडियो अभी डाला था यूपी का, मुझे वह देखने के बाद में घबराहट हुई। 1003 नंबर का है शायद वह वीडियो, आप लोग जाकर के देखिए, 2 या 3 नंबर का है किसान पाठशाला के चैनल में। 100 वह पानी प्रबंधन की गड़बड़ी पहली उसमें है। केले का पौधा लगा है, आप इमेजिन कीजिए, केले का पौधा है, साल भर तक एक पौधा 50 से 100 रुपए के बीच में खाता है। अगले के 3 से 4 एकड़ का केला लगा है, मतलब 1 एकड़ 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लगा चुका है। 1 साल पूरा बीता चुका है, अभी उसका फ्लावर आ रहा है, केले में बंच आ रहा है। तो बंच में केला नहीं है, बंच निकला उसमें केला ही नहीं है, केली है, जो फिंगर टूट कर ड्रॉप हो रहे हैं। एक आता है मेल फिंगर, एक आता है फीमेल फिंगर। तो फीमेल फिंगर आपका केला बनता है, और मेल फिंगर को केली बोलते हैं, जो टूट के गिर जाता है, वह सेट नहीं होता है। मुझे उस वीडियो को देख करके इतना हर्ट हुआ, मैंने कहा यार, मैं बलराम सभी किसानों को गाइड कर रहा हूं, लेकिन कब समझेंगे यार ये पानी प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल? क्यों अंधाधुन महंगे फर्टिलाइजर, महंगे प्रोडक्ट और महंगी चीजों के पीछे भगना बंद करो, जिस पर हमें मैनेजमेंट करना है उस पर आना चालू करो। पानी प्रबंधन से 70% इंक्रीज होगी आपकी उत्पादन को। अभी यहां पर सभी तरह के मित्र बैक्टीरिया, कीट पतंग, जड़ों को गर्माहट, व्हाइट रूट डेवलप होने की कक्षा यही है। तो हमने इधर से पानी दिया, थोड़ा ज्यादा पानी हुआ तो भी यहां पर वापसा कंडीशन रहेगी, श्वसन आना जाना रहेगा, कीट पतंग रहेंगे, वो चल फिर करते रहेंगे, ज्यादा पानी होगा अंदर निकल जाएगा। यहां से ज्यादा अगर गर्म भी आ गया तो ये सॉफ्टनेस करेगा। यह प्रक्रिया अगर आप दोहरा रहे हो तो 100 पानी प्रबंधन आपका फ्लड इरिगेशन में है, और इस प्रक्रिया को नहीं दोहरा रहे हो तो खेती करना बंद करो। किराना दुकान खोलो, किसी के प्रोजेक्ट में जाकर नौकरी करो, खेत को लीज पर दे दो तो 10, 20, 15 हजार रुपए साल के आएंगे रेडीमेड, उससे कमाओ खाओ और दूसरा बिजनेस करो। ऐसा अगर नहीं कर रहे हो तो, ऐसा कर रहे हो तो आपको कर्जा मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कम खर्च में ज्यादा उत्पादन आने से कोई भी नहीं रोक सकता। छोटी छोटी सी गड़बड़ियां हम करते हैं, दिमाग को फोकस करना चालू करो फ्लड इरिगेशन में। इस तरीके से अगर वाटर मैनेजमेंट किया है तो ही आप 100 सक्सेस जा सकते हो, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ है। और दिमाग का दही करना बंद करो, खेती बंद कर दो अगर ऐसा नहीं कर सको। फिर केवल सरकारों को कोसना है हमें, फिर केवल बड़े बड़े दुकान जो लेकर के आपको प्रोडक्ट दे करके पैसे कमा करके बड़े बिल्डिंग बना लिए, उनको कोसोगे तो उनकी थोड़ी ना गलती है। उन्होंने तो एक जस्ट बिजनेस चालू किया है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उनकी दुकान पे रखा, आपको दिया, आप लेने क्यों जाते हो? गवर्नमेंट उसकी धोएगी कि आपको धोने के लिए आएगी? क्या है मतलब, गवर्नमेंट उसके काम धंधे की सफाई करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने आपका ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि हम कब सक्षम होंगे ऐसा, हम कब अपनी सूद लेंगे, हम कब अपनी फिक्र करेंगे, हम कब अपने खेतों के ध्यान देंगे कि दूसरों पर ही आश्रित रहना है हमें? बहुत बड़ी गड़बड़ी है। किसी की तरफ आस लगाकर देखना बंद करो। उनकी तरफ से हमें कुछ मदद आ रही है तो ठीक है, वेलकम। हम कब सक्षम होंगे? मेरा खुला चैलेंज है आप सभी किसानों का,
1 एकड़ पर 3 लाख से ज्यादा कर्जा जिसके ऊपर है, मेरे से गाइडलाइन लो, निशुल्क गाइडलाइन दूंगा मैं। बीएफएस का चार्जेस है हर किसान के लिए 1 रुपए प्रति प्लांट या 1000 रुपए प्रति एकड़ का गन्ने में। जिन किसानों के ऊपर 1 एकड़ पे 3 से 5 लाख से ऊपर का कर्जा है, मैं निशुल्क गाइडलाइन देने के लिए बैठा हूं। आओ ना, सीखो ना, प्रैक्टिस को। आपके पास 10 एकड़ है तो 1 एकड़ में एप्लीकेशन करो। समझ में नहीं आ रहा तो पानी प्रबंधन से क्या बलराम जाट को पैसे देने वाले हो? पानी प्रबंधन किया तो आप किस व्यक्ति को पैसे देने वाले हो? जिससे पानी लिया उससे, या जिससे गाइडलाइन ले रहे हो उससे? बलराम किसान को आपने कितना पैसा दे दिया पानी प्रबंधन करने से? कुछ नहीं ना। तो करते क्यों नहीं? रिजल्ट मिलेगा, इसी से रिजल्ट मिलेगा। 100 पानी प्रबंधन को अपना लो। अभी मैं आता हूं ड्रिप इरिगेशन पे। हेलो, फ्लड इरिगेशन वालों के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डालिए। अभी मैं आता हूं ड्रिप इरिगेशन पे। ड्रिप इरिगेशन में ड्रिप से भी पानी प्रबंधन का एक ही थंब रूल है, फ्लड से भी पानी प्रबंधन का एक ही थंब रूल है कि जड़ों की कक्षा में 50% पानी और 50% हवा का रहना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा पौधा उत्पादन कम देगा, रिजल्ट कम आएगा। वापसा कंडीशन जांचने का एक सबसे सरल और आसान तरीका, हम खेत में खड़े हैं, पौधे की जड़ों की कक्षा से मिट्टी को उठाओ, एक उसका गोला बनाओ, गोला बना करके दीवार पे फेंको, सामने खेत में फेंको। फेंकने से वह गोला फूट जाता है, पूरा बिखर जाता है, मतलब आपके खेत में पानी प्रबंधन सही है। इसका दूसरा पहलू, आप गोला बनाने के लिए मिट्टी उठा रहे हो, गोला बन ही नहीं रहा है, वो मिट्टी फुटर के जा रही है, बिखेर रही है, मतलब पानी कम है। मिट्टी चिपक नहीं रही है, पानी कम है। गोला बनना ही नहीं चाह रहा है, फेंकेंगे तो बाद में, मतलब पानी कम है। इसका और तीसरा पहलू कि हम गोला बनाने के लिए उठाया है तो कीचड़ है या ज्यादा पानी है, तो गोला तो बन गया लेकिन वजन है उसमें, फेंका तो दीवार पे ही चिपक गया, फूटा नहीं, मतलब पानी ज्यादा है। फेंका मिट्टी में ही चिपक गया, फूटा नहीं, मतलब पानी ज्यादा है। ज्यादा और पानी होगा तो वो राबड़ी बनेगा, कीचड़, फिर तो गोला ही नहीं बनेगा। पौधे की जड़ों की कक्षा से मिट्टी को उठाओ, गोला बनाओ, फेंको, उसने फूटना चाहिए। यह कंडीशन 24 घंटे 365 दिन हमारी पौधे की जड़ों की कक्षा में रहनी चाहिए। ऐसा पानी प्रबंधन करना है, ड्रिप हो या फ्लड हो। अभी ड्रिप इरिगेशन में 100 आपको 70-30 फॉलो करना है। 70-30 का मेरा जो कॉन्सेप्ट मैंने दे रखा है किसान पाठशाला चैनल पर, 999 नंबर का वीडियो है, इसे जाकर के देखो, 3, 4, 5, 10 बार देखो, समझ में आएगा 70-30 फार्मिंग क्या है। अभी ड्रिप इरिगेशन में पूरे भारत में मैक्सिमम 5 फीट पर ड्रिप डली हुई है 90% किसानों के खेतों में, बराबर है। ड्रिप इरिगेशन में पानी प्रबंधन कैसे करना है वह मैं बतला रहा हूं। 90% किसानों में खेतों में 5 फीट पर ड्रिप डली हुई है, मतलब 1 एकड़ में 2750 मीटर ड्रिप है। मतलब अगर 1 फीट पे ड्रिपर है तो 9000, 1.25 फीट पे ड्रिपर है तो 7000 और 1.5 फीट पे ड्रिपर है तो 5.5 से 6000 ड्रिपर 1 एकड़ में। अभी मैं अगर बात करूं कि मेरा केला लगा हुआ है तो सभी किसान इसी तरीके से लगाते हैं। हेलो, आपके खेत में मैं चले गया हूं कि आप फार्मिंग कैसे करते हो, ऐसा ही करते हैं। अभी यह पौधा राइट में है, मेरी ड्रिप लेफ्ट में, यह पौधा राइट में है, मेरी ड्रिप लेफ्ट में, यह पौधा राइट में है, मेरी ड्रिप लेफ्ट में। जब पौधा बड़ा होता है, मोटा होता है, तो ड्रिप फिसल कर नीचे आ जाती है, पौधे की उम्र बढ़ती है। अभी इसका पानी का निसरा हो रहा है पूरे खेत में, इसका इधर तक हो रहा है, इसका इधर तक हो रहा है, इसका इधर तक हो रहा है। 4 लीटर डिस्चार्ज है, 2 लीटर डिस्चार्ज है, 1.5 लीटर डिस्चार्ज है। ड्रिप बहुत अच्छा साधन है उत्पादन को इंक्रीज करने का, 10-20 गुना 40 गुना बढ़ाने का। लेकिन हमें अगर ड्रिप मैनेजमेंट नहीं आता है तो ड्रिप बहुत बड़ा योगदान देता है आपके उत्पादन को घटाने में। जिन किसान मित्रों ने केवल पानी देने के लिए ड्रिप को डाल दिया है और रात भर लाइट आई तो रात भर ड्रिप चलती रही, ऐसा ही करना है तो उत्पादन को घटने से कोई नहीं रोक सकता। उत्पादन को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो वाटर मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, पानी प्रबंधन, जल प्रबंधन हमें करना ही पड़ेगा।
ड्रिप इरिगेशन में यह जो विधि है, यह विधि 100 गलत है, 100 में से 100% गलत है। हेलो, फिर क्या होना चाहिए? यह गलत है बलराम भैया, आप तो ऐसा चालू हो गए हो कि हम किसान जो भी काम कर रहे हैं सब गलत है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं यह बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर को जो चाहिए मैं वो बतलाने के लिए आया हूं। हम किसान क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उसे सुधार लो वरना कर्जे से बाहर नहीं आओगे। ठीक है, करना क्या है? ड्रिप इरिगेशन में सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत हम जल प्रबंधन कैसा करें। 2 लीटर डिस्चार्ज हो तब भी, 4 लीटर हो तब भी, 1 फीट पे ड्रिपर हो तब भी, 10 फीट पे ड्रिपर हो तब भी, ड्रिपर 16 लीटर डिस्चार्ज का हो तब भी। ड्रिप इरिगेशन में पानी प्रबंधन कैसा करना चाहिए। कोई सी भी फसल हो आपकी, एक्स वाई जेड, केला, पपीता, नींबू, आम, जाम, सीताफल, मिर्च, टमाटर, कपास, एक्स वाई जेड। अगर गेहूं से भी ड्रिप बो रखे, मेरे क्षेत्र में मनावर में ड्रिप से गेहूं बोते हैं, मैंने खुद ने गेहूं ड्रिप से बोए हैं। सभी संभव है, ड्रिप से हर तरह की फार्मिंग संभव है। और आप फ्लड इरिगेशन में 100 किलो पका रहे हो तो उसमें 120 किलो पकेगा, जो भी फसल है इंक्रीज होता है, लेकिन सही तरीके से ध्यान दिया जब। ड्रिप इरिगेशन में वाटर मैनेजमेंट का सबसे सही तरीका एक ही है, 70-30 फार्मिंग। वहां पर आपको ड्रिप अगर है तो मैक्सिमम किसान बेड बना करके फार्मिंग करते हैं, यहां पर ड्रिप डालते हैं, मिर्च, टमाटर, केला, पपीता सब यहां पर लगाते हैं। ये लगा दिया फसल, अभी यह बड़ा हुआ तो हमारी ड्रिप फिसल कर नीचे, ऐसा ही होता है। ठीक है, सबसे बड़ी गड़बड़ी, इस प्रोग्राम को आज की तारीख से बंद करो, एकदम क्रॉस खत्म करो इसको, कोई जरूरत नहीं है इस प्रोग्राम की। बहुत डीपली समझना है तो 70-30 वाला वीडियो देखो, 999 नंबर का किसान पाठशाला के चैनल पे। करना क्या है, 70-30 खेती सीख लो, लेकिन वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आपको सिंगल बेड बनाने की बजाय आधा काम करना है, किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा, थंब रूल। ठीक है, अभी मैंने एक नाली करी, फिर फ्लैट, फिर नाली करी, फिर फ्लैट, समझ में आया? यह जो नाली आप कर रहे हो इसकी आवश्यकता नहीं है। ड्रिप इरिगेशन में थंब रूल है वाटर मैनेजमेंट का, ज्यादा कम पानी होगा रात भर भी चालू छोड़ के आओगे तो भी ठीक रहेगा। यहां से फिर यह पूरा, जो हम हर 5-5 फीट पर नाली कर रहे हैं उसकी बजाय हमें 10-10 फीट पर नाली करना है। यह नाली कैसे है, यहां से यहां 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा काम किया, किसान खर्च आधा, ये नाली करना नहीं है, इसको फ्लड रखना है, बेड बनाना नहीं है, केवल 10 फीट पर नाली करना है, ऑटोमेटिक बेड बनता। मैंने क्या किया, यहां पर नाली करी 8 इंच गहरी, 12 इंच चौड़ी, फिर 8 इंच गहरी, 12 इंच चौड़ी, तो यहां पर नाली करी तो यह ऑटोमेटिक बेड दिख रहा है, बेड बनाया नहीं है। हेलो, बेड बनाया नहीं है, केवल नाली करी है। ठीक है, अभी मेरी ड्रिप यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। बहुत सारे किसान बोलते हैं भैया हमको 10 फीट पर नाली करना नहीं आता। सिंपल सा तरीका है, 10-10 फीट पर निशान करो। जो हमारा रेजर है नाली करने वाला, जो गन्ने का रेजर है, गन्ने का हम सोइंग करते हैं तो 2 कान रहते हैं पीछे, दोनों को निकाल दो और बीच में एक लगा लो, एक सिंगल, उससे 10 फीट पर नाली कर दो। उधर से आया 10 फीट पर नाली कर दी, इधर से गया 10 फीट पर, तो बराबर बेड दिखता ना। यहां पर एक नाली करी, अगली बार आया यहां से आया, तो ये बेड ऑटोमेटिक दिखता है, बेड बनाया नहीं, बेड दिखता है। इसको और मैं आसान तरीके से बतलाता हूं आपको तो और समझ में आएगा। एक मेरी गंदी आदत है, जब तक आपको समझ में नहीं आता ना, मैं 3, 4, 5, 6 बार बताते रहता हूं। कमेंट्स में मुझे जरूर बतलाना कि इतनी बार बार बोलना मेरा ठीक है या कम करूं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा चिल्ला चोट करता हूं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। अभी उदाहरण के लिए यह 5-5 फीट पर आपका ड्रिप डला हुआ है। हेलो, 5-5 फीट पर ड्रिप या डालना है, इमेजिन करो कि 5-5 फीट पर ड्रिप आएगा,
अभी आप क्या करते हैं, नाली 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 नाली, 5-5 पे नाली कर देते हैं। इसको नहीं करना है, इसको क्या करना है, नाली छोड़ दिया, फिर नाली छोड़ दिया, फिर नाली छोड़ दिया, फिर नाली छोड़ दिया। तो यह कैसा दिखेगा? हेलो, समझ में आया? अभी इसको ऊपर वाले को हटा दूंगा तो आपको क्लियर कट दिखना चालू होगा, कैसा दिखेगा। ड्रिप आपकी वही है, 5-5 पर ही है। सैकड़ों वीडियो डले हैं, सैकड़ों। नागेश्वर जाट का जाकर के देखो, सोहन भाई का वीडियो जाकर के देखो, अनंत अनंत वीडियो डले हैं किसान पाठशाला के चैनल पर इसी विधि का। आप केला लगाओ, मिर्च लगाओ, कपास लगाओ, कुछ भी लगाओ, अगर ऐसा पानी प्रबंधन किया तो आपके उत्पादन में बढ़ोतरी से कोई नहीं रोक सकता। अभी यहां पर आपने ड्रिप डाली है तो पौधा यहां पर लगेगा बाहर की साइड, यह ड्रिप है तो इसका पौधा बाहर की साइड। ड्रिप से ड्रिप की दूरी 5 इंच फीट है, कुछ बदलाव नहीं है। पौधे की लाइन भी 5 इंच फीट है, ठीक है। ऐसे पौधे रहेंगे इसमें। अभी इसका बेनिफिट क्या है पता है? यहां पर है डाउन, फिर बराबर, फिर डाउन। यहां पर पहले दिन से कचरा डालना है, बायोमास बॉडी, कचरे का मल्चिंग, बायोमास काष्ठ आच्छादन, कचरे की मल्चिंग। पानी ड्रिप की प्रवृत्ति है कि जहां बूंद गिराएगा वहां से ऐसा फैलता है, ऐसा बूंद जहां से गिर रही है ऐसा चौड़ा नहीं फैलता पानी, ऐसे नीचे फैलता है ऐसा। तो यहां पर जो बूंद गिर रही है उसका पानी फैला ऐसा, मतलब कि ये जगह आपकी यहां तक कवर कर ली, नीचे नाली तक। अभी पौधे से अंदर ड्रिप है तो ज्यादा पानी होगा तो कहां जाएगा? अंदर। इसका पानी ज्यादा हुआ तो कहां जाएगा? ड्रिप है अंदर की साइड तो पानी ज्यादा हुआ तो अंदर ही जाएगा। पौधा बाहर है तो बाहर नहीं जाएगा, बाहर केवल उसका निसरा जाएगा। जैसे बूंद बूंद गिर रही है तो पानी नीचे गहराई में ऐसा फैलता है, ऐसा ड्रिप से पानी कभी नहीं फैलता है, ऐसा फैलता है। तो यहां जो बूंद बूंद गिर रही है उसका पानी ऐसा फैला, तो ये जो साइड का कर्टन है यह तो मॉइस्चर से हो गया युक्त, पौधे की रूट इधर भी डेवलप हो गई। और यहां पर ज्यादा पानी हुआ तो अंदर की साइड गया, इसका पानी ज्यादा हुआ तो अंदर की साइड आया। अभी यहां पर मैं कचरे की मल्चिंग कर रहा हूं तो जीव जीवस्य जीवनम की मैंने साइकिल बना दी। कीट पतंग मित्र बैक्टीरिया फलाना ढिमका सब पानी में रहता है, छांव में रहता है और वहां पर पनपते रहता है। यहीं पर पौधे की जड़ें मैंने फैला ली। अभी यह जो नाली है यहां से यहां पर क्रैकिंग आएगा, मुझे यहां पर पानी देना ही नहीं है, खाद देना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो यहां पर क्रैकिंग आएगा। तो इस पौधे को इधर से हवा हमेशा मिलती रहेगी, इस पौधे को इधर से हवा हमेशा मिलती रहेगी और पौधे को यहां से मॉइस्चर, एक तरफ से मॉइस्चर एक तरफ से हवा, इधर से मॉइस्चर इधर से हवा, 50% हवा 50% पानी, ठीक है। अभी अगर मैं यहां पर बेड बनाया हूं तो यह ड्रिप फिसल के नीचे आ जाएगी, यह ड्रिप फिसल के इधर नीचे चली जाएगी, तो पूरे खेत में पानी ही पानी डबाडब हो जाएगा। फिर फंगल, वायरल, निमेटोड, विल्टिंग, डंपिंग, सभी तरह के कीट पतंग रोग सब आपके खेत में ही रहेंगे, जाएंगे ही नहीं। ड्रिप इरिगेशन से 4 लीटर डिस्चार्ज, 2 लीटर डिस्चार्ज, कितने घंटे पानी चलाऊं, सब प्रश्नों का उत्तर 70-30 खेती, 70% पौधे के लिए, 30% मेरे चलने फिरने के लिए। ये 30% जगह है ये मेरे चलने फिरने के लिए है, यह 70% जगह है मेरे पौधे के रूट डिजाइन डेवलपमेंट के लिए। यहां पर 4 लीटर का पानी डालोगे, 10 घंटे चलाओगे, वह भी ऐसा लगेगा कि पानी ज्यादा नहीं हुआ है। और 2 लीटर का डिस्चार्ज का पानी डालोगे, उसको भी 10 घंटे चलाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा पानी ज्यादा हुआ है, क्योंकि यहां पर क्रैकिंग है। आप करके देखो, रिजल्ट मिलेगा। पानी कभी भी ज्यादा नहीं होगा और कीट पतंग बैक्टीरिया होने से पानी नीचे उतरेगा और स्प्रेड होगा। कभी भी हवा और पानी की कक्षा में गड़बड़ी नहीं आएगी और 50% हवा 50% पानी रहेगा, अगर ऐसी विधि करी है आपने आपके खेत में ड्रिप मैनेजमेंट में। इसके अलावा पानी प्रबंधन का कोई भी विकल्प नहीं है, फ्लड में भी और ड्रिप में भी। आप लोगों के पास कोई विकल्प हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, फसल कोई सी भी हो। बहुत ही मायने रखता है इस तरह का मैनेजमेंट।
इसके बाद में एक अहम बात आती है कि पानी का टीडीएस क्या है और पानी का पीएच क्या है। सबसे मुख्य और अहम बात यह तो आपको पानी प्रबंधन करना, पानी देना कैसे है खेतों में, उस चीज पर मैंने बात करी, लेकिन जो पानी आप उपयोग कर रहे हो वह कैसा होना चाहिए। जल प्रबंधन, देखा, धान कर दिया मैंने, बहुत लिखावट में गड़बड़ी में बोलता कुछ हूं, उंगलियां किधर चलती वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहती। पानी प्रबंधन, जल प्रबंधन में अहम भूमिका आती है पीएच। मेरे खेत का, मेरे नाले का, मेरे ट्यूबवेल का या मेरे नहर का जो पानी यूज कर रहा हूं उसका पीएच क्या है, उसका टीडीएस क्या है, और उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है, ईसी कितना वो चार्ज है कि उसमें बैक्टीरिया अगर चट कर रहे हैं तो वह कितनी दूर तक स्प्रेड हो रहा है। यह तीन चीज अति आवश्यक है जिसमें पीएच और टीडीएस का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि ईसी अगर आपने कचरे की मल्चिंग करी है, वहां पर पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, कीट पतंग सब है, तो ईसी अपने आप मेंटेन होता है। ईसी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मैं प्लास्टिक कुर्सी पर बैठूंगा तो मैं भी करंट छोड़ रहा हूं। हर जीवंत आत्मा इलेक्ट्रिक से ही बनी है, मेरे अंदर ही चार्ज है। जो अनंत कोटिल्य आत्मा मेरे अंदर है वह एक इलेक्ट्रिक का छोटा सा रूप है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपके पानी में होना चाहिए, मतलब जीवंत बैक्टीरिया उसके अंदर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कचरे की मल्चिंग कर दी तो वहां अनंत अनंत बैक्टीरिया है, तो इसे ध्यान देने की आवश्यकता कम हो गई। अभी पीएच आपके यहां होना चाहिए 6.5 पानी का, ट्यूबवेल का हो, कुएं का हो, नाले का हो, नदी का हो, नहर का हो, किसी का भी। टीडीएस होना चाहिए 0 से 400 तक, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? पीएच को साइंटिफिक भाषा में 1 से 14 के बीच में दर्शाया गया है। 6.5 को न्यूट्रल माना गया है। अगर इससे कम होता है तो अल्कलाइन एसिडिक होता है, इससे ज्यादा होता है तो अल्कलाइन होता है। पीएच कम हुआ तो भी पौधा भोजन नहीं उठाएगा, पीएच ज्यादा हुआ पानी का तो भी पौधा भोजन नहीं उठाएगा। पीएच मतलब हमारी सरल शब्दों की भाषा में पानी में नमक की मात्रा, क्षार की मात्रा कितनी है। जैसे बूंद बूंद गिर रही है ड्रिप से या हम फ्लड से पानी दे रहे हैं तो खेत में सफेद जो पपड़ी जम जाती है या पानी खारा लगता है, नमकीन लगता है, तो वह एसिडिक है। हम जो पानी उपयोग कर रहे हैं उसका पीएच क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरना गड़बड़ी होगी। अगर आप 70-30 फार्मिंग कर रहे हैं तो कुछ भी पीएच हो, मेरा पौधा कुछ ना कुछ भोजन उठाएगा। डज नॉट मैटर क्या पीएच, मैटर करेगा। बहुत ज्यादा 14-15 पीएच है या 2-3 पीएच है तो 6 से 5 पे, 4 पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 से 7 या 8 पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। 70-30 खेती में उत्पादन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वहां पर बैक्टीरिया कॉलोनी और ये सब रहेंगे तो उनकी विष्ठा निकलेगी तो इस पीएच को नियंत्रण करेगी। कार्बन वहां रहेगा तो पीएच को नियंत्रण करेगा। लेकिन अगर मैं 6.5 पीएच का पानी यूज करूं तो क्या होगा, मेरे खेत का टीडीएस 100 से 1400 ही होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, 1 लीटर पानी में क्षमता है 1500 ग्राम किसी भी चीज को घोलने की। 1 लीटर पानी में 1500 ग्राम कोई भी चीज आसानी से घुल सकती है। इसे बोलते हैं टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। पानी में लवणीय खनिज तत्वों की मात्रा कितनी है, कितना घुल सकता है। अभी मैं जो पानी दे रहा हूं अगर उसका टीडीएस 1000 आता है तो उसमें जगह कितनी बची, मात्र 500 ग्राम घोल सकता हूं 1 लीटर में। तो हम जो फर्टिलिटी डाल रहे हैं खेत में, हम जो खाद डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास या XYZ जो भी डाल रहे हैं, वो पानी में घुलेगा ही नहीं। पानी में घुलेगा ही नहीं तो मेरा पौधा उठाएगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं, जमीन से लेगा, अपटेक ही नहीं करेगा। इसलिए टीडीएस कम होना चाहिए। अगर मेरे खेत के पानी का टीडीएस 100 से 400 के बीच में है, 1000 उसमें घोलने की जगह है, तो मैं जो फर्टिलाइजर खेत से फेंक रहा हूं, भले मैं घोल के नहीं दे रहा हूं, आप और ये समझना चालू कर दोगे कि भैया ड्रिप की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं खेत में मैंने खाद दिया, अभी पानी गया और पानी मेरा ज्यादा टीडीएस का है, वो फर्टिलाइजर के पास गया, उसको गीला कर दिया, भिगो दिया, लेकिन घोल नहीं पा रहा है। टीडीएस ज्यादा होने से पानी में मिश्रित नहीं हो रहा है वो फर्टिलाइजर, तो प्लांट अपटेक कैसे करेगा।
उठाएगा कैसे? नहीं उठेगा। तो टीडीएस भी महत्वपूर्ण है, पीएच भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों का क्या असर होता है मेरी फील्ड में, वह समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पानी प्रबंधन के भाग में, जल प्रबंधन में इन दोनों का मेरे पौधे पर असर क्या होता है। जैसे मैंने ये पौधा लगाया है और यहां पर मैंने क्या डालते हैं ज्यादा, डीएपी, एमओपी, एसएसपी, ये ज्यादा यूज होता है। 10 26 26 20 20 जीरो, ये सभी तरह के फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं जो सोसाइटी में आसानी से मिलते हैं। बाकी जो हाईटेक फार्मर है 12 61 0 0 52 34 19 19 ये सब यूज करते हैं। तो सभी फर्टिलाइजर का बेस क्या है, मैंने खेत में डाला, ठीक है। अभी यहां पौधे की जड़ें हैं। कौन सा दुनिया में फर्टिलाइजर ऐसा है जो मैं डालूंगा और पौधा फट से खा लेगा? कोई सा भी नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं। इवन मैं जड़ों के पास डाल ही नहीं सकता, मतलब मेरे पौधे की जड़ें मरेगी। तो ये फर्टिलाइजर किस फॉर्मेट में है? यूरिया, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, किस फॉर्मेट में है भारत में? कि खेत में जाएगा, खेत में कन्वर्ट होगा, उसको जिस प्रोडक्ट से बॉन्डिंग किया हुआ है वह बॉन्डिंग टूटेगी और मेरा पौधा भोजन उठाएगा। तो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए पहले उसने पानी में घुलना चाहिए, घुलने के बाद में उसकी बॉन्डिंग टूटेगी। बॉन्डिंग टूटने के बाद में अगर 6.5 पीएच है तो पौधा भोजन उठाएगा। तो बॉन्डिंग टूटने के लिए वही आ गया टीडीएस। मेरे खेत के पानी का टीडीएस क्या है? और दूसरा रिकवरी डे क्या है? हेलो, रिकवरी डे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और पूरी दुनिया इससे अनभिज्ञ है। मुझे पता नहीं कि इसको क्यों नहीं याद कर रही है सरकारें, एग्रोनॉमिस्ट, सभी इंस्टीट्यूट रिकवरी डे को क्यों नहीं याद कर रहे हैं। रिकवरी डे इतना महत्वपूर्ण है। मैं उदाहरण देता हूं डीएपी का। डीएपी मैंने अगर खेत में डाला तो 20 दिन बाद लगना चालू होगा, अगले 90 दिन तक लगेगा और मात्र 20% लगेगा, 80% फिक्सेशन में जाएगा। यह उसकी प्रॉपर्टी है। अगर मैंने एमओपी डाला, पोटास, सफेद पोटास या लाल पोटास, तो 35% लगेगा, 65% फिक्स होगा, 20 दिन से 25 दिन में लगना चालू होगा और अगले 90 दिन तक लगेगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है। एक हमने बी किसान स्मार्ट फार्मिंग ने ऑफलाइन ऐप लॉन्च किया हुआ है। आपके नजदीकी क्राफ्ट डॉक्टर जो भी हो उनसे आप ऐप मंगिए, या फिर हमारा ऑफिस का नंबर जो है वहां पर आप ऐप मंगिए, निःशुल्क है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। ऑफिस का नंबर है 94 245 38 222 94245 3822। यह मेरा ऑफिस का नंबर है बी किसान स्मार्ट फार्मिंग का। वहां पर आप फोन कीजिए और निःशुल्क व्यवस्था है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि मुझे रिकवरी डे जांचने के लिए मेरे मोबाइल पर ऐप चाहिए, वह आपके व्हाट्सएप नंबर पर ऐप भेजेगी, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए आपका नाम, एड्रेस और आप बोलिए, उसमें लिखिए कि हमें रिकवरी डे जांचने के लिए ऐप चाहिए। रिकवरी डे से मतलब है कि अगर आपके खेत का पीएच, जैसे मैंने बोला 6.5 होना चाहिए, उसकी बजाय यह पीएच 8 है। 8 बहुत सी जगह रहता है, जिनके गहरे बोरिंग से, बोरवेल से पानी उठा रहे हैं, या जिनके 30-40 फीट से ज्यादा गहरे कुएं हैं, वहां का पानी उठा रहे हैं, तो वहां टीडीएस भी ज्यादा है, पीएच भी ज्यादा है। अगर 6.5 से ज्यादा है, ज्यादा ही है, आपके यहाँ 7 है, 7.5 है, 8 है, ज्यादा है, तो जो 20 दिन रिकवरी डे है कि डीएपी आज मैंने डाला 20 दिन बाद उठाएगा और मात्र 20% ही पौधा लेगा 90 दिन तक, तो ये जितना परसेंटेज बढ़ा है उस मापदंड में इसका दिन बढ़ता है। 20 दिन की बजाय 25 दिन, 30 दिन, 60 दिन। कल्पना करो, मेरे हाथ में है पैसा डालना खेत में, मेरे हाथ में यह भी होना चाहिए कि मैंने जो डाला है उसको पौधा ले रहा है कि नहीं। आज तक किसी किसान के हाथ में यह नहीं है कि आपने फर्टिलाइजर डाला और पौधा फर्टिलाइजर गेन करना चालू हो जाए, अपटेक करना चालू हो जाए। किसान के हाथ में क्या है? पैसा खर्च करना, पैसा लगाना। किसान के हाथ में यह नहीं है कि मेरा पौधा उस पैसे का कितना उपयोग कर रहा है, यह किसान के हाथ में नहीं है। आपके हाथ में यह होना चाहिए। वो होगा कैसे? रिकवरी डे से आपको पता होना चाहिए कि आपके खेत में डीएपी और पोटाश डला है, 10-26-26 डला है, तो आपका पौधा कितने दिन में अपटेक करेगा। अभी उदाहरण देता हूं कि आपने मक्का की फसल लगाई है। मक्का की फसल कितनी उम्र की है? हेलो,
90 से 100 दिन की, जिसमें 90 दिन की उसकी लाइफ साइकिल है भोजन लेने की, बाद में तो सूखने की लाइफ साइकिल हो जाती है। 90 दिन का उसका लाइफ साइकिल है। मैंने डीएपी आज मक्का लगाया है, उसके 30 दिन के बाद डीएपी डाला है और मेरा रिकवरी डे आया है 55 दिन। अगर मेरे खेत का पीएच 7.5 है, मेरे पानी का पीएच 7.9 है और मेरे खेत में 0.3% कार्बन है, तो लगभग 55 दिन के ऊपर रिकवरी डे आएगा कि आज मैं खाद डाल रहा हूं तो 55 दिन बाद लगना चालू होगा। उस डीएपी के अंदर जो 18% नाइट्रोजन है वो तो पौधा ले लेगा, लेकिन 46% फास्फोरस है वह डाइल्यूट ही नहीं हो रहा है खेत में, रिकवरी नहीं हो रहा क्योंकि पीएच सही नहीं है, कार्बन परसेंट सही नहीं है, वहां के पानी का टीडीएस अगर गड़बड़ है। तो उदाहरण में बतला रहा हूं, आपको सही जांचना हो तो रिकवरी डे की ऐप 94 245 38 222 से बुलवा लीजिए, आप खुद आपके खेत की जांच कीजिए, निःशुल्क है, उसमें आप आंकड़े डालोगे, यह एक सॉफ्टवेयर है। बी किसान स्मार्ट फार्मिंग पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, ऐसी संस्था है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो किसानों को निःशुल्क रिकवरी डे का सॉफ्टवेयर मुहैया करवाई है पूरे भारत में। यह विदेशों के लिए भी है, वह भी अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैंने 1 तारीख को पौधा लगाया, 30 दिन बाद मेरे पौधे को मैंने मिट्टी लगाने के लिए हल बखर चलाना है तो उसमें डीएपी पोटाश डाला। कितने किसान ने पौधा लगाने से पहले डीएपी डालते हैं? पौधा लगाते हैं, वह बड़ा होता है फिर डालते हैं। 30 दिन बाद डाला, अभी रिकवरी डे है 55 दिन, तो अगले 55 दिन में यह पौधा लेने लायक होगा। तो क्या उम्र हो गई? 5 और 3 8, 85 दिन बाद वह फास्फोरस मेरे मक्का को अपटेक करने लायक होगा। जब मेरे मक्का में फूल फ्लावरिंग सब आ चुका होगा, वह अभी बोल बनने के लिए तैयार होगा, कटने की मुहिम तक जाएगा, अब सिंक्रोनाइज होना चालू होगा, उस समय वह भोजन रेडी होगा। तो मेरे कुछ काम का है, मेरे पौधे, सॉरी हमारे पौधे के कुछ काम का है वो फर्टिलाइजर, कुछ काम का नहीं है। तो यह जो पीएच है पानी का 6.5 होना अति आवश्यक है, मिट्टी का पीएच 6.5 होना अति आवश्यक है, और कार्बन कम से कम 1%, ज्यादा से ज्यादा 5% होना अति आवश्यक है। किसानों ने इबारत लिख दी 0.1%, ये 100 गलत है। कम से कम 1% या 5% तक चाहिए ही चाहिए कार्बन। हेलो, तो पानी प्रबंधन में 0. जो पीएच है वह 6.5 होना ही चाहिए, वरना रिकवरी डे में गड़बड़ी आएगी और मेरा प्लांट भोजन नहीं अपटेक करेगा। और टीडीएस मेरा 100 से 300 400 तक है तो ठीक है, बाकी अगर 400 से ज्यादा है तो मुझे कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा, या मैं जहां से गाइडलाइन ले रहा हूं उस गाइडलाइन को समझना पड़ेगा कि मैं कहां से गाइडलाइंस ले रहा हूं। मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से किसान पाठशाला के बैनर को लेकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी सक्रिय हूं। आप सभी किसान आ सकते हैं। रिकवरी डे जांचने के लिए पूरा निशुल्क ऐप है, वेबसाइट है। आप 94 245 में नंबर देता हूं, 94 245 38 222, यहां पर व्हाट्सएप कीजिए। आप बोलिए हमें बीएफएस का ऐप चाहिए, बैलेंस्ड फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर का ऐप चाहिए, जिससे मेरे खेत का रिकवरी डे में देख सकूं। आपको वह मैसेज भेज देंगे, फोन करने की भी आवश्यकता नहीं है। और यूट्यूब पर जाइए, किसान पाठशाला के चैनल पर 1001 नंबर का जो वीडियो है उसे 100 देख लीजिए, आपको रिकवरी डे पता चलेगा, कैसे चेक करते हैं, क्या होता है और किस तरीके से आपके खेत में काम में आएगा। आज का जो मेरा विषय था पानी प्रबंधन को लेकर के था। और आप किसानों को अगर यह मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है, कमेंट्स में आपकी जो भावनाएं हैं उसे दर्शाना है कि मैं जो बोल रहा हूं वह ठीक है या मुझे सुधार की आवश्यकता है। मुझे फीडबैक आपके 100 चाहिए। जितने आदमी यह वीडियो देख रहे हैं, नीचे उतरो, कमेंट्स बॉक्स में आपकी लाइंस लिखो कि बलराम किसान को ये जो किसान पाठशाला ले रहा हूं इसमें सुधार की आवश्यकता है क्या। दूसरा, जिन जिन किसानों के पास यह वीडियो नहीं पहुंचा है, यह आपकी जिम्मेदारी है जो आखिरी तक बैठ करके इस वीडियो को हेडफोन लगा करके सुन रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पूरे भारत के एक एक किसान तक पहुंचाओ। और सभी को यह बोलना है कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के बॉक्स में साइड में एक लाल कलर का ऐसा टैग होगा जहां पर लिखा है सब्सक्राइब।
उसके पास में एक बेल आइकन का घंटा है, जिसको टच करोगे तो 3 घंटियां बनी हुई आएगी। इसमें ऊपर की घंटी को टच करना है ताकि जैसा ही मैं वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंचे। केवल इतना सा काम करना है कि किसान पाठशाला को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक भेजें और बेल आइकन को टच करें। अगर ये 3 काम करते हैं और निरंतर रेगुलर किसान पाठशाला के वीडियो आप सीखने के लिए देखते हैं तो मेरे भारत को समृद्ध, सबल और सक्षम बनने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर मेरी बात में कुछ गड़बड़ी है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बतलाइए। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच में इसी तरीके से आता रहूंगा। किसान पाठशाला के टोटल 36 सिलेबस है, उसमें से मैंने आज एक छोटा सा सिलेबस लिया था जल प्रबंधन, पानी प्रबंधन। बाकी के और एडिशन है, मैं आगे और लेकर के आता रहूंगा। बहुत बहुत लाड प्यार मिल रहा है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।